मिला करते हैं फिजिक्स पोर्शन एमसीक्यूज 123 एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जरा बन के बच्चे जरा बन। अच्छा 123 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम। सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अगर आपके पास यूनिफॉर्म हो तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इट विल बी इक्वल। किस तरह? आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपके कार का वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आ रहा है, सही है। आप एक सेकंड बाद देखते हैं आपकी गाड़ी का स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर पर आ रहा है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड बाद फिर 100 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर आप नोट करें फिर 100 किलोमीटर पर आ रहा है। जरा बनकर और अगर आप एवरेज निकाल लें, अगर आप इसका एवरेज निकाल लें तो 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 3, तो 300 डिवाइड बाई 3 और ये आपके पास 100 किलोमीटर पर आ। तो याद रखिए इफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म then instantaneous velocity will be equal to the average velocity or instantaneous speed will be equal to the average speed. 124, if a car has positive acceleration then it is moving towards the right, moving towards the left, both are possible. दोनों possible है, दोनों जो है वो possible है। maybe the acceleration is positive or maybe negative। खबर हो रहा है? ये खैर हो रही इसमत ना, ये खैर हो रही घर में। अच्छा तो बोथ आर पॉसिबल, सही है। राइट और लेफ्ट आपको ये नहीं बता सकता कि एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव कि नेगेटिव होगी। तो अगर राइट भी जा सकते हैं लेफ्ट भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोथ आर पॉसिबल। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो वेरिएबल डिक्रीजिंग वेलोसिटी। हमारे पास, अच्छा मैंने आपको नहीं बताया 124 में करेक्ट ऑप्शन जो है दिस इज अ सी। 125 में आपके पास जो है ये आपके पास टाइम है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट xt। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए हम नॉर्मली x इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके स्लोप को देखें तो स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इज अ डिक्रीजिंग। और आप लोगों ने पढ़ा है स्लोप विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड दिस इज इक्वल टू x डिवाइड बाय t। और ये x डिवाइड बाई टी आपको किस चीज के बारे में बताएगा? ये वेलोसिटी के बारे में आपको बताएगा। तो देखिए अगर ग्राफ इस तरह हो, आप लोगों ने ये पढ़ा है x टाइम, इसका मतलब क्या होता है? द स्पीड इज अ यूनिफॉर्म, द स्पीड इज अ यूनिफॉर्म। और आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास xt ग्राफ हो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस तो आपके पास x कांस्टेंट है, द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। नुकता शू हो रहा है, यहां से ये स्लोप इस तरह है, अगर आप देखिए इस तरह है, और फिर ये स्लोप गिर रहे हैं, ख्याल में होता कहना ये स्लोप गिर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहां पर ज्यादा, इस रीजन में वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, और फिर ये स्लोप कम हो रहे हैं, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आप इन दोनों ग्राफ को कंपेयर कर ले तो आपके पास ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 125 एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो वेरिएबल डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो देखिए स्लोप गिर रहा है तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगा? इट विल बी डिक्रीजिंग। मैंने दो रेफरेंस ग्राफ बना दिए हैं, इन दोनों को मिलाकर आपके पास ये ग्राफ बन जाता है। तो वेलोसिटी पहले यूनिफॉर्म नॉन जीरो और फिर स्लोप गिर रहा है, कांस्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है रुक रहा है, गाड़ी क्या हो रहा है? रुक रहा है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा 126 आपके पास जो है 126, a body starting from rest attain a velocity of 20 meter per second after 2.5 seconds acceleration is। तो आप 126 में आप इस्तेमाल करें vf is equal to vi plus a t, ठीक है। तो a body start from rest, initial velocity क्या होगा? 0 होगा। attain a velocity of 20 meter per second, final velocity is 20 meter per second after 2.5 second means the time is 2.5 second। एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आंसर इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास 126 में वैल्यूज आपके पास है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड
और टाइम आपके पास 2.5 सेकंड है। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। 127 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो सिंपल आपके पास P इज इक्वल टू mv। तो आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, बोथ आर द यूनिट, ठीक है। और ये याद रखिए P आपके पास FTB में लिख सकता हूं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, ये आपके पास यूनिट है। तो 127 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 128 डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा देखिए, इस एमसीक्यू को डालने का मकसद क्या है? देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, लेकिन डायमेंशन ऐसी चीज है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी, अब मोमेंटम बिलोंग टू थर्ड चैप्टर, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि आउट ऑफ कोर्स है। और डायमेंशन एक बेसिक बात है जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस एमसीक्यू को डालने का हमारा मकसद यही है कि कुछ ऐसी चीजें होते हैं कि वो सिलेबस पे डिपेंडेंट नहीं होते। समझ आ रही है कि नहीं? तो जानबूझ के एमसीक्यू मैंने डाला हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ टॉपिक जो ऐसे चैप्टर से बिलोंग कर सकते हैं जो सिलेबस में नहीं होंगे, लेकिन आगे जिस चैप्टर में सिलेबस होता है उससे हम उसको टच कर सकते हैं, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने एमसीक्यू डाल लिया है, ठीक है। तो आपके पास डायमेंशन है 128 में आपके पास डायमेंशन ml की पावर -1, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर अभी चूंकि टाइम कम है तो हर टेस्ट में, खासतौर पे फिजिक्स में, हर एमसीक्यू में हमारा एक मकसद होगा आपकी कमजोरियां निकालना। आपकी जो कमजोरी है तो वो निकालना, ये हमारा मकसद होगा। इसके बाद जितने भी टेस्ट होंगे टिल यूर ईटा टेस्ट, तो हर, अब देखिए ना, मैं आपको एक एक एमसीक्यू में बताऊंगा इसमें हमारा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है फिजिक्स में, आपसे क्या गलती निकल जाए। तो आप देखिए एक एक में आपको मैं बताऊंगा। अच्छा 129 अगर आप देखिए तो आज के टेस्ट में हमने ग्राफ्स ज्यादा रखे हुए हैं। क्यों? ग्राफ्स डाले जा सकते हैं, आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए कि डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा 129 इफ टू स्फेरिकल सॉलिड बॉडीज of mass m1 and m2 are moving in a straight line with velocities 8 meter per second and 3 meter per second in same direction. तो कस्तासु याद से relative speed of approach is equal to the relative speed of recession. याद उनसे ना, अगर डायरेक्शन आपके पास सेम होगा, अगर डायरेक्शन आपके पास सेम होगा तो हम स्पीड्स को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपके पास मास m1, ये v1, ये आपके पास मास m2, ये आपके पास v2 बिफोर कोलिजन। और अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है so the direction of motion before and after collision will be same. और देखिए relative velocity आपके पास होगा, it will be equal to v1 minus v2, और after collision ये आपके पास v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम होगा। और आप लोगों को पता है कि v1 minus v2 is equal to v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। आप परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में देख लें तो देखिए इनिशियली v1 v2 से ग्रेटर होता है, जब कोलिजन हो जाए तो फिर ये बात उल्टी हो जाती है, v2 ज्यादा हो जाती है v1 से। लेकिन दोनों का डिफरेंस अगर आप v1 से v2 सब्ट्रैक्ट करें या v2 प्राइम से v1 प्राइम सब्ट्रैक्ट करें, द रिजल्ट विल बी सेम। अब देखिए आंसर क्या आता है, तो 8 minus 3 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें सी करेक्ट ऑप्शन है। जब सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, 8 minus 3 डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो तो हम स्पीड या वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो तो हम स्पीड्स को क्या करते हैं? एड करते हैं। हम स्पीड्स को क्या करते हैं? एड करते हैं। तो चूंकि आपको बताई गई सेम डायरेक्शन, तो v1 minus v2 is equal to v2 prime minus v1 prime, and this is for perfectly elastic head-on collision, जो कि MCQ में आपको बताया गया कि the collision is perfectly elastic head-on collision. अच्छा 130 a projectile fired at initial velocity of 40 meter per second at an angle of 30 degree attain y component of velocity 5 meter per second. आपको अगर याद हो फार्मूला vy is equal to v naught
y माइनस gt। अगर आपसे कोई इंस्टेंटेनियस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मांगा गया है तो vy माइनस v नॉट y दिस इज इक्वल टू माइनस gt, या मैग्नीट्यूड को अगर मैं मालूम करो तो माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। और ये आपके पास हो जाएगा vy माइनस v नॉट y डिवाइड बाय g, दिस इज इक्वल टू t। तो आपको देखिए ये भी दिया गया है, किस तरह दिया गया है, वी नॉट साइन थीटा, सॉरी वी वाई आपको दिया गया है 5, मेरे ख्याल में है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू टी। वी नॉट वाई को आप वी नॉट साइन, देखिए थीटा भी गिवन है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी गिवन है, आपको इंस्टेंटेनियस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी गिवन है, तो जी तो आसानी के लिए आप 10 ले लें। तो जो आंसर आता है वो ऑप्शन में आपके पास है ये 130, तो ऑप्शन में आपके पास नहीं है तो डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अगर आप इसे सोल्यूशन कर ले तो जो आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो 130 में आपके पास आ गया डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। फार्मूला मैंने लिखवा लिया, ठीक है, कि कितने टाइम में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो बन जाते 40 से 5। अच्छा 131 में से 131 दो ग्राफ्स आपको दिए गए हैं, एक पोजीशन वर्सेस टाइम है और दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को देख ले, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो ग्राफ इस तरह है, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस ना, ये टाइम एक्सिस है। और दूसरा आपके पास क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है, दूसरा आपके पास क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है। तो देखिए टाइम एक्सिस पे वेलोसिटी 0 होगा और वेलोसिटी एक्सिस पे टाइम 0 होगा। तो देखिए आप मुझे बताइए यहां पर वेलोसिटी क्या है और यहां पर मैक्सिमम, तो वेलोसिटी डिक्रीज 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 एंड 0, और फिर 0 से फिर आपके पास इंक्रीज इंक्रीज मैक्सिमम, लेकिन सिर्फ आपके पास डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ना बोले मैं इसके ऊपर फेंक रहा हूं, तो अगर आप इस वेलोसिटी को पॉजिटिव कह दे तो ये वेलोसिटी अगोरे मेरे हाथ से जब ये निकलेगा वेलोसिटी मैक्सिमम, डिक्रीज 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 0, डिक्रीज 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 0, और फिर जब ये वापस आएगा तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज इंक्रीज, और यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम। आपके हाथ में जब वापस आएगा वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज 0 और फिर आपके पास इंक्रीज, तो ये वर्टिकल मोशन है, ये अपवर्ड मोशन है आपके पास, ये वाला मोशन ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब अगर आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख ले, दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का सुधी अलग हो रहे, द पोजीशन या डिस्टेंस इंक्रीज, स्लोप पहले ज्यादा है लेकिन वो स्लोप फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब यह होगा दो ग्राफ रेफरेंस लिखम, ये कौन सा, अगर मैं लिख लूं एक्स टी डिस्टेंस वर्सेस टाइम तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, और अगर मैं ये वाला ग्राफ लिख लूं ये आपके पास एक्स टाइम तो वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज 0, ख्याल वो देखना है। अब अगर इन दोनों को मैं मिला लूं तो ग्राफ किस तरह बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वेलोसिटी फिर आप पहले आपके पास मैक्सिमम, फिर डिक्रीज डिक्रीज, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, और फिर यहां से फिर इंक्रीज इंक्रीज, समझ आ रही है कि नहीं, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर मोशन के ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द टू ग्राफ्स, दो ग्राफ्स आपको दिए गए, सेम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला मोशन जो अपवर्ड मोशन मैंने आपको बता दिया है, तो ये दोनों ग्राफ्स आपके पास है, ये दोनों मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लीनियर मोशन ये भी इस मोशन को रिप्रेजेंट करता है और ये भी इसी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज 0, वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज 0, और फिर यहां से फिर इंक्रीज इंक्रीज मैक्सिमम। तो ये दोनों आपके पास ये वाले मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी मोशन इन सेम मोशन, अब मतलब दो कंपैरिजन हम कह रहे हैं ना, इंडिविजुअल ग्राफ तो नहीं है, तो दोनों एक ही मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्राफ होता तो फिर बी भी कंफ्यूजिंग होता, दो कंपैरिजन है,
अच्छा 132, आप 132 उम्मीद है आप कर सकते हैं इन दोनों डिस्कशन से, ठीक है। द ग्राफ शो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दाखो वो वेले शेगना, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन बिकॉज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। 133 भी अभी आप कर सकते हैं, 133 भी अभी आप कर सकते हैं। इन द फिगर एक्सेलरेशन, देखिए इन ग्राफ में आपकी जो छोटी छोटी कमजोरी है वो सारे मैंने खत्म कर लिए, ठीक है। आप लोगों की जो ग्राफ्स में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, मेरे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्या मैंने तो आपको ग्राफ बताया था ना, वो इस किस्म का कि अगर एक बॉल है वो ऊपर नीचे से ऊपर फेंक रहा हो या ऊपर से नीचे, तो उसका ग्राफ इस तरह होगा। मैंने उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं बताया था, वो हो गया यहाँ पर। तो जो छोटी छोटी कमजोरी है वो यहाँ पर ग्राफ्स का मैंने इन 4-5 एमसीक्यूज में वो निकाल लिया है। अच्छा 134, a body is released from certain height, the distance travel in the second is 130। अच्छा 133 का मैंने आपको नहीं बताया, 133 में कौन सा आंसर आएगा आप बताएं। शाबाश, जो कह रहे ए ऑप्शन हाथ उठाए, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। जो कह रहे बी ऑप्शन, आपसे मेरी उम्मीद नहीं थी। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन। बगैर तो ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, द स्पीड इज डिक्रीजिंग, द स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपके पास ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन आपके पास होगा, इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तासु याद छे प्रोजेक्टाइल मोशन के जो कल तासु स्टार्ट करे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन को आप स्टार्ट करते हैं तो एक बात आपको बताई जाती है कि थ्रू आउट अ प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, याद है। और फिर उसका बातें ना करें प्लीज। और हम ये बताते हैं एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो थ्योरेटिकल डिस्कशन डाउनवर्ड तो हम कहते हैं नेगेटिव। अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बेस पे बताऊं तो एक्सेलरेशन आपके पास, स्लोप का आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। द स्लोप इज वेरिंग, डिक्रीजिंग, द स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स फोकस करें, द स्पीड विल बी डिक्रीजिंग, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा हाँ 132, हाँ 133, देखिए फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी स्लोप आपके पास कम है। हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा आप मुझे बताएं। जब हम स्लोप को स्टार्ट मतलब ग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा आपका, आपका रेफरेंस ए पॉइंट होता है, फिर बी, फिर सी, ये पूरा एक मोशन है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो ग्राफ है मैं बी से स्टार्ट करूँ, ये आपकी मर्जी नहीं है। आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो ए से स्टार्ट है, तो ए से अगर आप देखें द स्लोप इज डिक्रीजिंग, द स्लोप इज डिक्रीजिंग। देखिए अगर मैं इसको इस तरह पेंक रहा हूं तो वापस मेरे हाथ में आएगा, या मैं इसको इस तरह पेंक रहा हूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको जो बताया जाता है कि द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो आप अगर पैराबोलिक पाथ पे कहीं पर भी स्लोप कोई 2 पॉइंट से रेफरेंस ले ले, ठीक है, और स्टार्टिंग पोजीशन ले ले, तो स्लोप आपके पास होगा इट विल बी नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव, द एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। और यही वजह है कि थ्रू आउट क्या प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ यहां से यहां तक होता है या सिर्फ यहां से यहां तक होता है, नो। प्रोजेक्टाइल मोशन में जितनी भी इक्वेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देखिए मैक्सिमम हाइट, आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, आप देखिए रेंज, आप देखिए, तो क्या उसमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी नहीं होता। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी कहां पर होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होता है। तो मतलब ये कि आप किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स के दरमियान किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे तो योर रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसलिए हम एज अ होल डिस्कस करते हैं, एज अ होल डिस्कस करते हैं। बी पॉइंट और सी पॉइंट ए से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। रेफरेंस पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, और यही वजह है चूंकि फिर सी में हम स्लोप मैथ्स वाले आप है नहीं, जब हम 20 लेवल पे चले जाते तो फिर हम स्लोप डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको डिस्कस करते हैं। तो जब मुसूकू एफएससी में ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो हम वो स्लोप की बातें नहीं करते, बस हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि थ्रू आउट अ प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बोली डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ नहीं चुके, स्लोप वगैरह की इतनी बातें आप नहीं समझ सकते हैं, तो बस हम इतनी कह देते हैं द स्लोप इज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव थ्रू आउट अ प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में सबेट और नीचे वाला पॉइंट नहीं आता, उसमें तो आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज होते हैं, तो फिर हम जी को क्यों नेगेटिव लेते हैं? हाँ, तो हम चूंकि सारा मोशन लेंगे डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्शन पॉइंट पे डिपेंडेंट होगा। 135 इजी है। 134, अच्छा 134 भी नहीं हुआ। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा इसमें आपने क्या करना है 134, ये फार्मूला याद है, हाफ जी टी स्क्वायर, मैं इसको एच लिख लूंगा, मैं इसको क्या लिख लूंगा एच, दाओ रहता तो देखो गुरे, मैं इसको छोड़ रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मैं इसको छोड़ लेता हूं, ये फॉल करे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में कितना इसने हाइट फॉल किया होगा, दूसरे सेकंड में इसने कितना हाइट फॉल किया होगा ना बुरे, अगर मैं फर्स्ट सेकंड लू 1 सेकंड, तो h आपके पास आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, जी को आसानी के लिए 10 लिखे 9.8 नहीं। अच्छा तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा। अगर t में 2 सेकंड्स लू, अगर t में 2 सेकंड्स लू, तो मैं इसको h1 कह दूंगा, इसको मैं h2 कह दूंगा, हाफ जी टी 1 स्क्वायर, ये h1, मैं इसको t2 स्क्वायर लिख लूंगा। अच्छा अगर मैं इसमें 2 सेकंड्स पुट कर लूं, हाफ मल्टीप्लाई बाय 10, और t2 टाइम आपके पास क्या होगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 मीटर आपके पास हो जाएगा h2। अब क्वेश्चन को देखे, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द हाइट या द डिस्टेंस फॉल या द हाइट फॉल इन सेकंड, दूसरे सेकंड में, आफ्टर 2 सेकंड नहीं है। अगर इसमें इस तरह होता कि द हाइट फॉल आफ्टर 2 सेकंड, तो आंसर क्या होता 20 मीटर होता ना, क्या होता 20 होता। अगर मैं आपसे पूछता आफ्टर 2 सेकंड, लेकिन अब ये इन सेकंड, दूसरे सेकंड में गुर है। अगर ये आपके पास 5 मीटर पहले 1 सेकंड में हुआ, नेक्स्ट 1 सेकंड में t2 में ये आपके पास 15 मीटर होगा, और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं दूसरे सेकंड में हाइट फॉल क्या है, दूसरे सेकंड में, व्हाट इज द आंसर 15 मीटर। और अगर मैं वो शॉर्टकट फार्मूला आपको बता दूं, h2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h1, तो h1 क्या है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 मीटर, तो आसानी से भी आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक ना। तो 15 मीटर आपके पास आंसर है। लेकिन अगर इसमें मैं आपसे पूछता आफ्टर सेकंड, इसमें आपके पास क्या है, ट्रेवल इन द सेकंड, अगर इनको मैं हटा दूं और आफ्टर लिख लूं, तो फिर 20 मीटर आंसर होगा। और अगर मैं लिख लूं इन सेकंड, मैं 1 सेकंड में यहां से दरवाजे तक गया, मैं पहले 1 सेकंड में यहां से दरवाजे तक गया, और फिर दूसरे सेकंड में इस दरवाजे से ब्रांच 2 QCA तक चला गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे ये बताएं कि दूसरे इंटरवल में मेरा डिस्टेंस क्या था, दूसरे इंटरवल में दरवाजे से लेकर QCA की ब्रांच 2 तक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर सेकंड इंटरवल मेरा डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से लेकर ब्रांच 2 तक। अब सेकंड में आपके पास 15 मीटर जो है, दिस इज द आंसर। अच्छा 10वें नंबर हो, 136, 135, 135, a body start from rest at t is equal to 0 if the AT graph is dash the maximum velocity attained। नगोरे आप स्लो क्या कहते हैं, एरिया इनक्लोज, आप एरिया इनक्लोज मालूम करें AT ग्राफ का, तो आपके पास जो एरिया है इस ग्राफ का हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये आपको बताएगा चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, व्हिच इज बेसिकली द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक ना। क्योंकि आपको बताएगी है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये आपके पास वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन भी आपको दिया गया है 10, और टाइम क्या है 12। मैंने हाफ क्यों लिया, व्हाई टेक हाफ,
हमारे पास ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल के एरिया इनक्लोज का फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय 80 ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन अ वेलोसिटी। एरिया इनक्लोज्ड बाय 80, ये 80 आपको बता रहे कि द ग्राफ इज 80, ठीक ना। ये चेंज इन वेलोसिटी देगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज डी ऑप्शन 60। 136. A ball start free fall motion from rest and is in air for 5 seconds. Then which option will be correct? वो रेखा मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है xn is equal to 2n minus 1 into x1। अगर मैं लिख लो ये आपके पास 2 है तो 2 2 जा 4 minus 1 3x1। अगर मैं कह दूं ये 3 है तो 2 3 जा 6 minus 1 5x1। अगर मैं लिख लो x4 7x1, अगर मैं लिख लो x5 5x1। एक बात याद रखिए, आपके बुक में एमसीक्यू में भी है जी, ये 9 है, सॉरी 9x1 आपके बुक में एमसीक्यू भी है, 9 है कि कौन सा है? कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक बात याद रखिए, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से मोशन स्टार्ट करे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और आपको बताया जाए कि पहले टी टाइम इंटरवल में टी टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है। अगर पहले टी टाइम इंटरवल में आपको बताया जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास x1 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास क्या है? x1 है, तो फिर उतने ही टाइम इंटरवल में नेक्स्ट सेकंड इंटरवल में डिस्टेंस क्या होगा, थर्ड इंटरवल में डिस्टेंस क्या होगा, फोर्थ इंटरवल में डिस्टेंस क्या होगा। अगर आपसे ये पूछ रहे तो फिर उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है xn is equal to 2n minus 1 x1। ये फर्स्ट इंटरवल में हाइट है या डिस्टेंस ट्रेवल, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में। अच्छा देखो अगुर है, अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 को जमा कर लूं तो ये x1 प्लस 3x1 प्लस 5x1 ये क्या हो जाएगा? और आप मुझे बताएं इसमें कौन सा इंटरवल 9x1 का है? लोगों रे फिफ्थ इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, और आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आफ्टर थर्ड टाइम इंटरवल है वो दोनों आपके पास क्या है? सेम। ये भी 9x1 है, ये भी आपके पास 9x1 है। और ये कौन से डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है? आफ्टर थर्ड टाइम इंटरवल। वो आसान अल्फाज, मैं यहां से मैंने मोशन स्टार्ट किया, यहां से मैं गेट तक गया, गेट से फिर सेकंड इंटरवल में रोड तक गया, और फिर थर्ड इंटरवल में मैं रोड से इस्लामिया कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट तक गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताएं कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? यहां से लेकर इस्लामिया कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट तक। तो इसको यहां से लेकर गेट तक, फिर गेट से लेकर रोड तक, फिर रोड से लेकर फिजिक्स डिपार्टमेंट तक। अगर मैं कह दूं नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इस थर्ड इंटरवल के बाद आपने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां से लेकर फिजिक्स डिपार्टमेंट तक, तो ये ऐड करे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x1। ये फॉर एग्जांपल मेरा डिस्टेंस है यहां से गेट तक, गेट से रोड तक, और रोड से फिजिक्स डिपार्टमेंट तक, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, x1 प्लस 3x1 प्लस 5x1 9x1 आ जाएगा। और वो कौन सा इंटरवल है जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल थर्ड टाइम इंटरवल के डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो, ठीक है। तो रहे आपके पास आसान x1 3x1 5x1 7x1 9x1। तो पांचवें इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल और आफ्टर थर्ड टाइम डिस्टेंस ट्रेवल वो आपके पास क्या होगा? सेम। ये भी 9x1, ये भी 9x1। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकंड। पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है और 5 इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल है वो सेम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास फ्री फॉलिंग मोशन के लिए दागुर है। यहां पर वेलोसिटी क्या है? 0 है। और अगर मैं इसको छोड़ लूं तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म होगा, जी इज कांस्टेंट। तो आपके पास ये डिस्कशन आ जाए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 137
अ बॉल इज थ्रोन, कंपोजिंग गलती है, बिल है, बॉल है, ठीक है। कभी कभी टेस्ट में अगर इस किस्म की कंपोजिंग गलती यूनिट वगैरह तो आप खुद से ठीक करते जाए। फॉर एग्जांपल अब इसमें एक एमसीक्यू है, ए ऑप्शन भी ए और बी ऑप्शन भी ए है, तो फिर आप ए और दूसरे को बी करें दाना जितनी चैलेंज के चुमा को ए करो दी वर्ता ए वे लो, ठीक है, मखबल बी के। अच्छा 137, a ball is thrown vertically upward at 20 meter per second for its complete trip. Average speed take g is equal to 10 meter per second square या सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो आप एवरेज स्पीड मालूम करें, तो मैंने सबसे पहले हाइट मालूम करना होगा, सबसे पहले मुझे हाइट मालूम करना होगा, फिर उससे मुझे टाइम मालूम करना होगा, ठीक है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वो है 137 में सबसे पहले आपने 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, क्यों दाओ गोरे, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वी आई, आपके पास वी एंड दिस इज हाइट विच इज अननोन, विच इज अननोन, वेलोसिटी आपको दी है, तो मेरे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यहां से क्या आ जाएगा हाइट, अच्छा ये ऊपर भी जाएगा और फिर ऊपर से नीचे भी आएगा, तो अगर मैं लिख लूं कि टोटल हाइट आपके पास क्या होगा, तो वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 2h। इसका जर्नी जो होगा वो 2h डिस्टेंस के बराबर होगा। अच्छा अब आपने टाइम मालूम करना है, तो टाइम के लिए आपके पास vf इज इक्वल टू वी आई प्लस gt, तो मेरे पास आ जाएगा वी आई इज इक्वल टू gt, t आपके पास वी आई डिवाइड बाई g है, इससे टाइम आ जाएगा। अच्छा और टोटल टाइम, ये भी t टाइम लेगा और ये भी, तो खुदा पता रखा ना, जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने टाइम में ये, तो अगर ये t टाइम में ऊपर गया तो उतने टाइम में नीचे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये टोटल टाइम, ये आपके पास टोटल हाइट एंड एवरेज स्पीड आपके पास है कैपिटल h डिवाइड बाय t, 2h डिवाइड बाय 2t, तो हाइट भी आपके पास आ जाएगा, टाइम भी आपके पास आ जाएगा, पुट कर ली वी विल गेट 10, ठीक है। द सेम नंबर ऑफ 137, तो 137 में आपके पास एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगा, द एवरेज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो हाँ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है बुरा, ये तो खैर हम लास्ट टेस्ट में डिस्कस करते हैं और हमारे अपने एक तरीक़ेकार होते हैं QCA का। अब परसों भी मैं क्लास में बता रहा था, मेरे मुंह में आ गया, लेकिन मैंने कहा यार आज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक बात याद रखें, आपका जो टेस्ट होता है नेशनल लेवल पे, उसमें से 30% मुश्किल होता है, 70% आसान होता है। अगर कोई बंदा पहले 1 घंटे में इस किस्म के सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन जो है वो पहले करेगा, तो 200 में से उसने टाइम खत्म हुआ होगा, कितने MCQs किए होंगे, 100, कितने किए होंगे 100। मेरे स्टूडेंट्स के कौन कौन से हैं, आप हाथ उठाए। अच्छा तो देखिए मैं इनको क्या कहता हूँ ये भी आपको बता देंगे, आप मेरे स्टूडेंट है कि नहीं, नहीं है, तो देखिए मैं इन स्टूडेंट्स को क्या बताता हूँ कि टेस्ट करने में सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं है कि आपको फिजिक्स आ रहा है, आपको केमिस्ट्री आ रहा है, आपको बायो आ रहा है। तो कहते हैं ना मुझे शेर नहीं आते, लेकिन वो एक शेर है कि गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, कि क्या होता है, अजा से शेर देखे ना मारा प्रेर है मौला खुनराजी को बस दासी शेर दे, तो याद चाहता कहते हुए जो जोड़े तकड़ेम का ना और दासी किस्मत क्वेश्चनों पर से पुरुम बने द्रेव गें टू टेस्ट है, एंड फर्स्ट 1.5 आवर में आप ऐसे क्वेश्चंस के पीछे लग गए तो गारंटी में देता हूं आप स्वयं MCQs भी नहीं कर सकते। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार करें। मैंने क्या कहा था कि आप टेस्ट दें और अपने अपनी गलतियां निकाल लें। अब लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, 7 नंबर पे MCQ है, 7 नंबर पे MCQ, वो सोल्यूशन वाला है, और पहले आधे घंटे में वो उसी MCQs के पीछे लग जाए जिसमें सोल्यूशन है,
तो आप कितने काबिल क्यों ना हो, आपके 1100 में 2100 या 2200 नंबर क्यों ना हो, आप रह जाएंगे। तो ये तरीका यही है कि आप सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस पहले 2 घंटों में टच नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आपका 70% टेस्ट वो स्टेटमेंट वाले इजी होते हैं। क्या होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। तो आपने उसके पीछे लगना है। तो पहले मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस एमसीक्यू टेस्ट में पहले 1.5 आवर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश उससे सिंपल एमसीक्यूज निकाल लें, मैं गारंटी देता हूं 1.5 आवर के बाद आपने 50% से ज्यादा टेस्ट किया होगा। अगर 200 एमसीक्यूज है, मैं गारंटी देता हूं आपने 130 120 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए होंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह एमसीक्यू में लग गया तो पुएगा ना। तो देखिए, आपकी सिर्फ काबिलियत नहीं है, ये हम अपने स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप देखिए, इसमें से मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि टेस्ट के बाद 5-10 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए खामोश बैठ जाए और आप अपने आप का पड़ताल करें, क्या गलती आपसे हुई है। यार, मैंने इस किस्म के सोल्यूशन वाले क्वेश्चन ज्यादा किए थे, हाँ ये गलती है। तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में आप कोशिश करें कि पहले 1.5 आवर में स्टेटमेंट या इजी क्वेश्चंस करें। तो 2 घंटों में मैं गारंटी देता हूं आपने 70% टेस्ट किया होगा। फिर 30% रह गया और आपके साथ अभी भी 1 घंटा है, तो लग जाओ ना, ये भी इतना टाइम आपसे नहीं लेगा। तो आप 80 to 85% टेस्ट कर लेंगे और आप टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, चल तो 10 किस्म सोल्यूशन वाला क्वेश्चनों पर सुन खाते मुंह को बेदर कहू, बाकी कोल और नकोल या टाइम मैनेज कुल सा कर दे जमुन करना। और जमुन यो तरीके कार है, जमान दरते बेव है हमारे एक तरीके कार है। अगर आज से मैं सिंपल टेस्ट बनाना शुरू कर लूं ना, सिर्फ स्टेटमेंट वाला, तो आप बुक्स फेंक देंगे। मोड़ा बुंगला गौर से राजी, सही है ना। तो आप QCA के टेस्ट पे थोड़ा सा नजर डाल लें, नदी बता से राजी। मुश्किल, बहुत मुश्किल, फिर इस तरह स्लोप आएगा और जब ग्रेन टेस्ट होगा तो स्लोप इस तरह हो जाएगा। क्यों, ताकि आप हर महाज के लिए तैयार रहें, हर प्रॉब्लम के लिए तैयार है। तो जमीन ऊपर लेवल ले मुश्किल दन टेस्ट हो रहे और दूसरे टेस्ट बाद भी टेस्ट हो रहे बल सीरीज बहु अब दिन सिंपल व्यापा मजा लास्ट यो सोलर पिंजर टेस्ट का पातीशी। तो फिर ईटा वाला जो टेस्ट होगा को बिया उसी के मुताबिक हम उसको सोलर पिंजर टेस्ट ठीक है ना। तो बस मुख्य लेवल तक रहता है लेवल खो अपने आप से गलतियां निकालने की कोशिश करें। आज आपसे क्या गलती हुई है, मैं नेक्स्ट टेस्ट में ये गलतियां नहीं करूंगा, ठीक है ना। तासु स्टूडेंट इंशाल्लाह यो आई डोंट नो मा सीरीज ने कतले चित्र टेस्ट पर बस तासु यो सीरीज राजी दुआ जब अलग गोरम, तो उसके मुताबिक से फिर मैं आपको गाइड कर लूंगा। चे नो खगे ना पस पर बेरूर शुरू शी हाफ बुक यादा से भाई नो आगे मुताबिक पर जो गोरम सब पॉसिबल तो क्या बता सु हर टेस्ट के द टेस्ट सीरीज लास्ट वीक है ना जबर आजम और तासु ब्रीफ को में इंशाल्लाह जो गोरा दा टेस्ट हो दा 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 आप ये ना करें, ये छोड़ ले, ये छोड़ ले। नेक्स्ट टेस्ट में आपका टेस्ट इस किस्म का हो तो आपका स्लोप आप बिल्कुल आप में से गलतियां निकलेंगे, तो आप मुश्किल के लिए भी तैयार हो जाएंगे और आप आसान के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर टेस्ट 50-50 भी आ जाए तो इंशाल्लाह उसमें भी फिर आप 80% कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो जल बिया है मैं गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में बस चढ़ते शेर में दक रोज़ में बार बार। अच्छा वापस रजू सेम नंबर हो 138। और ये चूंकि बात सुनो, ये चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं टाइम ज्यादा ले रहे हैं, ये मैंने भी बनाया तो बना रहा था तो मेरे ख्याल में 30 सेकंड में आंसर निकला था, सही है ना। इतना टाइम नहीं लेगा ना खुश चूंकि तासु पियो मनो टाइम तो कर जाओ भला टाइम लेगी तासु वेल्यू पुट के गारंटी दे तो 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगी जी। MCQ रिवाइज कमा बे ऑनलाइन हो रखा ना तो 200 लोग रिवाइज करा बांधे सला। सिंपल फार्मूला है, आप H मालूम करें, इससे आप टाइम मालूम करें। अच्छा ये जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। ये 1 सेकंड का होगा, ये भी 1 सेकंड का तो टोटल 2। अगर ये 2 सेकंड का तो ये भी 2 सेकंड का तो 4, ठीक है। अच्छा हाइट आपने मालूम किया, बार यहां से H हाइट ऊपर भी जाएगा और H हाइट नीचे भी आएगा तो हाइट H यहां से आ जाएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो और इस फार्मूले में पुट करो तो कैपिटल H डिवाइड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम आपको क्या देता है एवरेज स्पीड, ठीक है। अच्छा
138, ये तो अभी मैंने कर लिया 138 अभी मैंने कर लिया कि आपके पास xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू x1, लेकिन यहां पर सिर्फ इन्होंने s दिया s, तो देखिए x3 1 3 5, दिस इज 5x1, ठीक है, तो 5x1 या 5s1 इज द आंसर, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 139 a projectile is launched, अच्छा देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो समिट पॉइंट पे आपके पास है cos स्क्वायर थीटा। बताओ सपोज के इफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, सॉरी कौन सा है, a projectile is launched at 30 degree with initial kinetic energy E, with initial kinetic energy E, at maximum height kinetic energy will be dash. Now half m naught, that's a shiri, what is this? This is the total kinetic energy which is cos square theta, which is a cos square theta, और एंगल आपको दिया गया है 30, तो cos square 30 3/4, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 139 में 3/4 ई, और यहां पर 30 पुट कर ले तो e/4 आपके पास 3/4 ई। इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल, 139 में सी 140, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल फॉर द सेम एंगल द रेंज, तो रेंज आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्शन, तो अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर जाऊं 4 टाइम्स, बी ऑप्शन, 140 में बी ऑप्शन, प्रोजेक्शन वेलोसिटी डबल, तो रेंज आपके पास क्या हो जाएगा 4 आपके पास हो जाएगा। 141 द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट, गोरे खा देखो गोरे, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेंज, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 141 कहते हैं कि h इज इक्वल टू 2r, तो हाइट का फार्मूला तो आपके पास होगा ना, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, 2 रेंज का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, वी नॉट स्क्वायर के साथ कैंसिल, g के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, बल्कि 2 आप वहां पर ले जाए 4, एंड दिस इज साइन 2 थीटा, लिख सकते हो इस तरह। अच्छा अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप लोगों ने प्रूव किया है, ठीक है, तो साइन थीटा किस चीज के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 8, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किस चीज के बराबर है, दिस इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8 एंड थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8, ठीक है, तो ये इसमें बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, सबका तरीका यही है। अगर मैं आपको कह दूं द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज, तो h इज इक्वल टू r लिख ले, अगर मैं लिख लो द हाइट इज इक्वल टू 3h, तो 2 के बजाय 3 लिख ले, ठीक है, तो 141 में आपके पास है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस्मत अकष्ट नन्ना इस्मत मिस्टर अलग योकस राशे कैमरे तक सुखनासी। अच्छा 141 142 the maximum range of a projectile fired with initial velocity of 20 मीटर पर सेकंड, तो गोरे मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपके पास क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ये फार्मूला है ना मैक्सिमम रेंज का, आपको वेलोसिटी दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, पुट करें वी विल गेट द आंसर बी ऑप्शन, जी आसानी के लिए आप 10 लिया कर। अच्छा 143 फॉर अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन
इफ मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेंज। आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू 4h के रेंज आपके पास जो है मैक्सिमम रेंज वो हमेशा 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उससे हाइट दरकड़े सुम्र दे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80 और 80 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? 100 इज नॉट पॉसिबल। सी ये आपके बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू 4h, तो 4h से ज्यादा नहीं हो सकता रेंज। तो आप हाइट को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 80 आता है, तो आप कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकता। तो 4h से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? 100। 144 the angle of projection for which the kinetic energy at summit is equal to half of its kinetic energy at point of projection। नगुरे kinetic energy at summit point ये आपके पास होता है the total energy into cos square theta। तो क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए अगर समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ, तो cos स्क्वायर थीटा ये किस चीज के बराबर होगा? हाफ। आपको बताइए कि हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, तो वो कौन सा एंगल है? ठीक ना, मैं अगर अंडर रूट निकालू तो 1/√2, और वो कौन सा एंगल है जिसपे cos थीटा आपको 1/√2 देता है? 45 डिग्री। तो आंसर आपके पास जो है ए ऑप्शन 45 डिग्री। cos थीटा दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लें तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो वो कौन सा एंगल है जिसपे cos थीटा आपको 1/√2 वैल्यू देता है? 145 A 2 kilogram ball traveling with a speed of 10 meter per second strikes a rigid wall। अगोरे ये आपके पास एक रिजिड वॉल है, दिस इज अ रिजिड वॉल। एक बॉल जा रहा है विद अ वेलोसिटी प्लस v, अगर ये बाउंस बैक होगा विद द सेम वेलोसिटी तो माइनस v आपके पास होगा, और इस बॉल का मास आपके पास क्या है? दिस इज मास m। तो अगर आप देखें चेंज इन मोमेंटम आपके पास होगा, मैं अगर इसको लिख लो इनिशियल वेलोसिटी तो ये क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। तो मेरे पास आ जाएगा pf माइनस pi। अगर आप इसको सॉल्व करें तो pf नेगेटिव माइनस 2mv आपके पास हो जाए। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं तो फिर माइनस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है नगुरे A 2 kilogram ball traveling with a speed of 10 meter per second strikes a rigid wall and rebound elastically. What is the magnitude of the momentum imparted to the wall? तो 10 multiply by 2, mass 2 है, velocity 10 है, 10 multiply by 2, 20 multiply by 2, 40। तो आपके पास आंसर आ गया है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक है, तो देखो पूछे बॉल है, वेलोसिटी v से जा रहे हैं, फिर बाउंस बैक हो जाते हैं इलास्टिक। ठीक है, तो ये आपके पास 2mv मैग्नीट्यूड, मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होते हैं दैट इज द मोमेंटम। ठीक है, इम्पार्टेड टू द वॉल। अच्छा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा 146 व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड? तो स्टासु के याद से 146 आपके पास है कि जो फोर्स आपके पास होते हैं, देखिए व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। अगर आपको याद हो F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T। चेंज इन मोमेंटम अगर आपके पास है, और टाइम कौन सा टाइम? जिसके दौरान ये कोलिजन कर रहे हैं वॉल के साथ, या जिसके दौरान मोमेंटम में चेंज आ जाए। ठीक है, वो टाइम। तो देखिए फोर्स के लिए टाइम का होना जरूरी होता है। अगर टाइम 1 सेकंड हो तो फोर्स 40 न्यूटन होगा, अगर टाइम 2 सेकंड हो तो फोर्स 20 न्यूटन होगा, अगर टाइम 4 सेकंड हो तो फोर्स 10 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो यहां पर ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बराबर से देखा ना, फोर्स ये आपके पास है F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम और टाइम दोनों रिक्वायर्ड है फोर्स को मालूम करने के लिए। खबर आपको है? हाँ, अगर मैं कह दूं 1 सेकंड तो फिर तो ठीक है, 40 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाए। लेकिन अगर टाइम गिवन नहीं है तो फिर आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। 147 पदी के
146 में क्वेश्चन नंबर 25, ये 145 है। ये हमने वो एमसीक्यूज नंबर दिए थे फिजिक्स वालों ने, तो देख कमक निकाल तक 25 नंबर क्वेश्चन हो अबाउ क्वेश्चन नंबर 25 निकल तासु खपल पेपर पैटर्न वर्कवे नो बिया खो आगे नंबर तो गोरे तो बस दी बके ओमा लिखले। अच्छा 147 एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, खदा गोरे ये सर्कुलर ट्रैक है और इसका रेडियस आपके पास क्या है, दिस इज आर। अच्छा और आपको क्या बताया गया है कि एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 20 सेकंड्स, 20 सेकंड में एक राउंड ट्रिप करता है। फिर कहता है व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स। अगर 1 मिनट और 10 नो 1 मिनट 60 सेकंड तो 3 राउंड ट्रिप हो गए और 10 सेकंड का एक हाफ हुआ। नो दाओ गोरे हाफ, मैं हाफ ले लूंगा क्योंकि 3 जो पूरे है उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ जाएगा, लेकिन एक जो हाफ है तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक था। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स। सो भाई द करेक्ट ऑप्शन इज 2R। बोले ये आपके पास डायमीटर है, व्हाट इज दिस, एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2R। बोले हाफ सरकमफेरेंस, तो ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस किस चीज के बराबर है, पाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम के बाद डिस्टेंस क्या होगा तो पाई आर, और अगर डिस्प्लेसमेंट में आपसे पूछूं तो डायमीटर, और डायमीटर किस चीज के बराबर है 2R। डायमीटर किस चीज के बराबर है 2R, तो डिस्प्लेसमेंट 2R का होगा और डिस्टेंस पाई आर, लेकिन आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, सो द आंसर इज 2R। द आंसर इज 2R। ये इस्तेमाल करो, ये एक चक्कर 20 सेकंड का है तो 3 चक्कर कितने टाइम का हो जाएगा 60, तो 1 मिनट हो गया। और हाफ चक्कर 30 नहीं, हाफ चक्कर 10 सेकंड, हाफ चक्कर 10 सेकंड का, पूरा चक्कर 20 सेकंड का, तो हाफ चक्कर 10 सेकंड का, तो 1 मिनट 60 सेकंड, 3 पूरे चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट 0। देखो मैं तो बोला आप यहां से जा रहे यहां पर वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, और 20 सेकंड हो गए, फिर नेक्स्ट 20 सेकंड 40 सेकंड, फिर नेक्स्ट 20 सेकंड 60 सेकंड, और फिर 10 तो हाफ। समझ आ रही कि नहीं। अच्छा तो 2R 148 ज़रा कस लग रहा हुआ ना 148 ना खपलो के कहना सबराजी। यस यू आर राइट 7 पाई आर। बोले कितने चक्कर हो गए 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई 6 पाई आर और एक हाफ, ठीक है, तो 7 पाई आर आपके पास हो जाए। अच्छा तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर लिखा था, पता नहीं क्या मैंने मिटाया, 147 अबाउ क्वेश्चन में, तो 7 पाई आर 148 में डी ऑप्शन दो गोरे तासु तो देखो गोरे एक चक्कर 2 पाई आर, दूसरा 4 पाई आर, फिर 6 और फिर हाफ 7 पाई आर। अच्छा अबाउट ही गोज 149 एक स्पेशल फार्मूला है जो कि पंजाब साइड की जो बुक्स है उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है, और कुछ OA लेवल या सेट वाला बुक अगर आप देखें तो उसमें भी स्पेशल फार्मूला है, बहुत कॉमन है, हर बुक में तकरीबन है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला आपके पास होगा 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। आप सुने थोड़ा सा, आप घर से QCA आ गए, आपका स्पीड v1 था, QCA से घर फिर जाने के दौरान आपका स्पीड v2 था, तो देखिए घर से QCA, QCA से घर, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। आप घर से बाजार गए, बाजार से घर जाने के दौरान आपका स्पीड v1 था और वापस आने के दौरान स्पीड v2 है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट बनेगा, घर से बाजार, बाजार से घर, तो एवरेज स्पीड क्या बना 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। आपके पास मेन फार्मूला कौन सा है एवरेज स्पीड का, मेन फार्मूला कौन सा है s1 प्लस s2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, ये फार्मूला है ना। अच्छा अब देखिए आपके पास जो v1 है v1 दिस इज इक्वल टू s1 डिवाइड बाय t1, सही है,
और इसको मैं लिख सकता हूं T1 इज इक्वल टू S1 डिवाइड बाय V1, और S1 को मैंने लिख लिया, दिस इज S डिवाइड बाय V1। अच्छा, तो T2 क्या बन जाएगा? T2 इज इक्वल टू S डिवाइड बाय V2 नगो रहता सो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल, मतलब हम S पुट के S प्लस S और T1 और T2 के बजाय आप ये पुट कर ले, सॉल्व कर ले, वी विल गेट द आंसर which is option B, 2V1 V2 divided by V1 plus V2। दा फॉर्मूला बता याद रखे, कब इस्तेमाल करना होगा? The distance is same, if the distance is a time or speed different but the distance is same, तो फिर आपके पास ये फार्मूला है जो बी ऑप्शन है, ये आपने फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल करना होगा। डिस्टेंस सेम होगा, टाइम और स्पीड सेम नहीं होगा, वो उसके अलग फार्मूले, इस तरफ ना जाओ, एमसीक्यू के मुताबिक से मैं क्या ये वाला हा? हेलो योकस राशे के यार पहाल के सो कम इस्तेमाल अच्छा 150 भी एग्जैक्टली इसी फार्मूले का यूज है। नगोरे अ कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद 4 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ विद 6 किलोमीटर पर आवर एवरी स्पीड। नगोरे हाफ डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम, तो 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, तो आंसर आपके पास 4.8 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, सुमत तवास का या गबल लगता। अच्छा, तो सेम ऊपर वाले फार्मूले को यूज करें, द डिस्टेंस इज सेम, तो 4.8 किलोमीटर पर आवर 150 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 151 अ कार ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड 6 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेकंड हाफ टाइम। अब एक एवरेज स्पीड का फार्मूला है 151। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दिया ये है लगायो ने सेम ने दे बदल ले। ठीक है, a car travel with a speed of 4 किलोमीटर पर for first half time, डिस्टेंस नहीं है, टाइम इज सेम, तो जब टाइम आपके पास सेम होता है T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, तो फिर एवरेज फार्मूला आपके पास V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 होगा। अगर 2 स्पीड्स है, अगर 3 स्पीड्स है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3 आपके पास होगा। तो जस्ट इसमें पुट करें वैल्यू, तो वी विल गेट द आंसर 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर 151 में आपके पास बी। लोगों दोनों एमसीक्यूज एक दूसरे के साथ एक जैसे नजर आते हैं, तो इसमें हमारा मेरा मकसद क्या था कि आपसे गलती निकल जाए कि हाफ डिस्टेंस डिस्टेंस और टाइम टाइम, तो सना आप सेम फार्मूला इस्तेमाल करें। तो देखिए छोटी सी गलती है, लेकिन इस पर आपका ख्याल नहीं होता, तो इसलिए मैंने दो एमसीक्यूज टच दे दिए। अच्छा 152 द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, याद से आते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और स्पीड का डिस्टेंस। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ नगोरे लेस देन आर इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पीड। तो अगर मैं इसको यहां पर शिफ्ट कर लूं लेस देन आर इक्वल टू 1, तो यूनिटी और लेस, यूनिटी और लेस, बी ऑप्शन का पदे न पे। आपको इतना पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द डिस्टेंस, या इसका रेशियो आपके पास होगा लेस देन आर इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में डिस्टेंस, तो 152 में आपके पास बी ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी वो स्पीड से हमेशा कम या ज्यादा से ज्यादा बराबर। क्यों? वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ।
ठीक ना। तो अगर शॉर्टेस्ट है तो लेस होगा आपके पास वेलोसिटी स्पीड से। 153, two trains, each 50 meter long, are traveling in opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. Time of crossing is, लोगों रे, ये आपके पास एक ट्रेन है, ये आपके पास दूसरा ट्रेन, ये भी 50 मीटर का और ये भी 50 मीटर का है। आप पेपर रोड़ा आंसर लग, की वाला पेपर रोड़ा। अच्छा, तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल लेंथ आपके पास होगा, टोटल लेंथ वो क्या होगा, 100 मीटर आपके पास। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो 153 स्पीड क्या है, 10 और 15, 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 25। ठीक ना। और टाइम आपसे मांगा गया है तो वी रिलेटिव इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय टाइम। टाइम आपके पास एल डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो 100 मीटर को आप डिवाइड करें किस चीज पे, 25 पे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4 सेकंड। द 5 नो द कैपिटल एस और तब लिख लो तब से टिकड़ा हो कर गया। ठीक ना। नो द ए ऑप्शन दे 2s, बी ऑप्शन दे 4s, ठीक ना, सी ऑप्शन दे 2√3s, डी ऑप्शन 4√3s। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4s, 4 सेकंड। 153 बी ऑप्शन जी वाई जगह हमा एड के बेवकूफा का द्वारा मोशन न कोल दामुंग एड कोलेशन जा। हाँ सही है, सही है। हाँ 147 147 तमा तो है तमाना 50 मीटर तम लरे 50 मीटर लरे नरा रवानो जम 50 मीटर लरे नरा रवानो दे यो पॉइंट ना दे पॉइंट दा यो पॉइंट ते तम ते 50 मीटर लरे और जम ते 50 मीटर लरे टोटल डिस्टेंस होगा। खैर 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 लग बादाम करो मालूम रोड़ा तमा तो है जितना न तपोस को तो यो मार्कर लेंथ एल शो टेबल से शो तमा तो है टोटल डिस्टेंस शो 12 शो 50 मीटर दा लॉन्ग दे 50 मीटर दा तो जो दी दा से क्रॉस की गई था सर। ठीक है, दा से 100 मीटर तो दा एंड आखले दा से बना आखले। ठीक था। तो ये आप मुझे बताइए दोनों पॉइंट कितने दूर है एक दूसरे से, ये दोनों 100 मीटर। हाँ तो 2 लेना तो 100 मीटर आप लेंगे या और इस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आप लेंगे। ठीक था जी। हाँ हाफ लेंथ, हाफ लेंथ का आपने क्या करना है, एमसीक्यू में आपके पास 100 मीटर है तो है 100 मीटर कितने टाइम में कवर होता है, 4 सेकंड में, तो जो हाफ ही कुछ बशी तो 3 सेकंड का कहते जो 4 टाइम में कम हो ना 1 सेकंड का और फिर क्वेश्चन के 4 सेकंड। अच्छा जी जी, तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा स्पीड। याद सकते जो कम परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रिसीजन है। एक बात याद रखिए, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो तो फिर आपने स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो रिलेटिव स्पीड v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 वो बगोरे कम हो ज्यादा कम सब्ट्रैक्ट की। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो आपने एड करना है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और प्रिसीजन वही आपने परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन वाली बात करनी है। डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या कर रहे हैं, एड करना है। डायरेक्शन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा द सेम नंबर 153 154 two bodies of different masses m1 and m2 the ratio of time खगोरे हमारे पास फार्मूला है 2h divided by g under v, तो t is directly proportional to the square root of height। तो मैं लिख सकता कि 1 divided by t2 is equal to under the root of h1 divided by h2। तो आंसर आपके पास है सी ऑप्शन अंडर रूट h1 रेशियो अंडर रूट h2। 154 में सी ऑप्शन।
अच्छा 150 155 an object is projected upward at 10 meter per second it will strike the ground ये कितने सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें आप क्या करें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर से एक्सेलरेशन मालूम करें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ठीक है तो आपसे पूछ रहा है an object is projected upward at 10 meter per second it will अच्छा ये तो मैं 156 बोल रहा हूँ 155 में आपसे टाइम पूछ रहा है तो an object is projected upward at 10 meter per second और इनिशियल वेलोसिटी क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या है जी आपके पास आसानी के लिए आप 10 लिया करें ठीक है और आपसे पूछ रहा है कि टाइम ये कितना लेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी तो वी आई आपके पास है जी आसानी के लिए आप क्या ले लेंगे 10 ले लें इसमें पुट कर लें तो टाइम आ जाएगा तो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में नीचे भी आपके पास आएगा तो 1 सेकंड में ऊपर जाएगा और 1 सेकंड में वापस नीचे आएगा तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकंड तो ऑप्शन डी ऑप्शन 1 सेकंड में ऊपर जाएगा और 1 सेकंड में नीचे आएगा तो 2 सेकंड टोटल टाइम लेगा वापस आने में 155 में जी हाँ मुझे बताया जहां से हम फेंकते वहां पर वापस आके स्ट्राइक होगा ना ऊपर तो स्ट्राइक नहीं होगा ना डायलॉग हो रहे देखिए ये बहुत स्टूपिड किस्म की क्वेश्चंस है अब आप मुझे बताएं कि मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं वापस गिरेगा जमीन पे स्ट्राइक द ग्राउंड है सब बेगैरत पाकिस्तानी कौम है जिन्हें हुई शात्र चिक 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 दा कौम सरकार में पड़ता से मेचे वर्ष में नहीं है दा पता नहीं लगी दा जीने दा क्या लगते तो सुन तक से बेगैरत मरे वमो पुख्ताना बजे कम तक से तबाही दा शी इज माय स्टूडेंट मैं उसको कुछ कह दूं आपका क्या है इसमें ठीक है तब लग गया तो देखिए ये आपके पास ऊपर जाएगा और वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा तो इसमें आपने अकल जाओ गोरा देखो गोरा यहाँ पर तो वापस अगर गिरेगा जमीन तक तो ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर गिरेगा तो आप अकल इस्तेमाल करेंगे कि ऊपर जितने टाइम में जाएगा नीचे भी उतने टाइम में आएगा ग्राउंड के साथ स्ट्राइक होगा एक बात याद रखो अगर हम आपको तैयार जी उसका स्टेटमेंट बनाओ इसका स्टेटमेंट बनाओ इससे पता चल जाएगा ना अगर मैं आपसे क्वेश्चन इस तरह कर लूं कि व्हाट द टाइम इट विल टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है लेकिन अगर मैं कह दूं एट व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड तो पूछना नहीं है वापस आने के दौरान ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करे हाँ में तो ग्राउंड नहीं है ना है ना तो स्टेटमेंट आपको वजाहत करता है ठीक है अच्छा तो 2 सेकंड आपके पास आंसर है 156 a car moving with a velocity of 100 meter per second is a straight line it comes to rest after covering the distance of 20 meter the value of constant acceleration will be dash constant acceleration आपके पास क्या होगा नगोरे डेटा देखिए a car moving with a velocity of तो ये क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी 1 ये कौन सा नंबर पे है 156 में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है 100 मीटर पर सेकंड ठीक है फिर कह रहे हैं इट कम्स टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी 0 covering the distance s is equal to 20 meter the value of constant acceleration 2as is equal to vf square minus vi square पुट कर ले जो आंसर आता है एक्सेलरेशन वो ऑप्शन में नहीं है तो none of these is the answer none of these is the answer तो 156 में डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसलिए आपके पास none of these 157 a boy will catching a ball experience an impulse of 6 Newton second if mass of the ball is 200 gram
द स्पीड ऑफ द बॉल बिफोर इट कॉट इज। गोरे हाँ, हमारे पास फार्मूला है कि इम्पल्स आपके पास होते हैं जिससे चेंज इन मोमेंटम एम वी एफ माइनस वी आई। ख्याल मुझे ठीक था। अच्छा, अब मास भी आपको दिया गया है और जब हम इसको कैच करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा ना। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो वी आई आपके पास आ जाए। माइनस साइन में नहीं लिखूंगा, क्यों? मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये 6 न्यूटन सेकंड और मास 0.2 किलोग्राम टू वी आई। जब आप इसको सॉल्व करें वी विल गेट द आंसर 30 मीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 157 में ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 158, a car moving at a speed v is stopped by retarding force F in a distance s। हाँ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि इफ देयर इज वर्क देयर मस्ट बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगोरे वर्क का फार्मूला एफ एस है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक था, हाफ एम वी स्क्वायर आपके पास है। अगर फोर्स में लिख लो तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। बताओ गोरे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। आंसर क्या होगा आप ही बता दे। ये था 158 9f। क्या हो जाएगा? 9f। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अ कार मूविंग, अच्छा ये 159 भी सेम फार्मूले से है। दाओ गोरे 159 भी आपके पास जो है force is inversely proportional to S। force is inversely proportional to S, या मैं लिख सकता हूं S is inversely proportional to F। नगोरे if the retarding force were 3F, ये फोर्स अगर 3 टाइम हो जाए तो डिस्टेंस 3 टाइम डिक्रीज। तो 159 भी सेम फार्मूले से। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा, सी नहीं। ठीक है, S/3 इज द आंसर, सेम इस रिलेशन से। अच्छा 160 फिगर से है तो ये तो इजी है आपके पास। देखिए ये सपोर्ट है, ये आपके पास मास m, ये आपके पास वेट, ये आपके पास फोर्स और ये आपके पास टेंशन T है और ये आपके पास एंगल थीटा है। इट्स नॉट क्यू, थीटा। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि फॉर द फिगर W इज इक्वल टू टी साइन थीटा, W इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, W इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय साइन थीटा, या W इज इक्वल टू टी टेंजेंट थीटा। तो आप इस टेंशन को रिजॉल्व करें तो ये थीटा का जो अपोजिट वाला पॉइंट है आपके पास नमस्ते टी वाई, ये क्या हो जाएगा? टी एक्स, थीटा के साथ टच। ठीक ना। तो आप ये देखिए ये टी एक्स, दिस इज टी वाई। तो ये वेट को कौन सा फोर्स बैलेंस करे? टी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टी कॉस थीटा। 160 में बी ऑप्शन। 161 भी अबव फिगर से। फॉर क्वेश्चन 160 वी हैव टी स्क्वायर इज इक्वल टू वेट स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। दाओ बोले ये वेट है, ये आपके पास क्या है? फोर्स है। बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल मैं वेट को यहां पर लिख सकता हूं। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा? मैं टेंशन को यहां पर भी लिख सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम हुआ ना, टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस वेट स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो आपके पास वेट स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दिस इज द टी स्क्वायर। तो 161 में A option is the correct option. 162, what is the answer? ये तो easy है। हाँ, 162 में आपके पास B option है। क्यों? The work done by centripetal force will be always equal to 0। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान एंगल के मुताबिक से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मुताबिक से, टेंशन इन स्ट्रिंग के मुताबिक से। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है the work done by centripetal force will be always equal to 0, will be always equal to 0। तो B option 162 में आपके पास B option is the correct option। 163
इफ द यूनिट ऑफ फोर्स 163 में अच्छा 163 if the unit of force and distance is each increased by 4 times then the unit of work बोले वर्क आपके पास Fs ठीक था तो फोर्स 163 में फोर्स और डिस्टेंस ईच इंक्रीज 4 टाइम्स तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 टाइम्स ठीक था तो ये आपके पास 163 में ए ऑप्शन आपके पास बन जाएगा 164 a body move a distance of 10 meter along a straight line under the action of 5 meter force of the work done is 60 joule the angle between force and distance is force यहाँ पर skip हो गया ठीक है is dash this is not possible the possible or the possible लिख लेते this is not possible क्यों not possible कोई बता सकता है हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है तो वो आपके पास आ रहा है 10 ये 50 जॉल आ रहा है लेकिन वर्क आपको क्या दिया है 60 जॉल विच इज इम्पॉसिबल ठीक है विच इज इम्पॉसिबल तो 164 में आपके पास डी ऑप्शन नॉट पॉसिबल है जो कि कंपोजिंग और नॉट पॉसिबल लिखा है अच्छा 165 अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर अब देखिए ये भी आपके आम क्वेश्चन से रिलेटेड है दरवाजा बंद कर आम क्वेश्चन से रिलेटेड एमसीक्यू है लेकिन आपका ध्यान यहां तक नहीं गया होगा ठीक है द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए आपका फार्मूला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है mgh है अच्छा डेंसिटी किस चीज के बराबर है मास पर यूनिट एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम किस चीज के बराबर है तो इस मास को अगर मैं यहां पर पुट कर लूं तो वर्क इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी एच तो वर्क आपके पास है आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्फेरिकल है ना ठीक था तो अगर आप देखें W इज इक्वल टू एम जी एच तो डेंसिटी किस चीज के बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और आपको स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम आपका स्फेरिकल बॉडी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब तो देखिए इसमें आर क्यूब आ जाएगा तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन 165 एमसीक्यू में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 166 एमसीक्यू a body lift a heavy load of mass m to a height h in time t seconds work done depends upon ये अभी हम कर चुके हैं एम जी एंड एच तो जी कांस्टेंट है तो मास और हाइट पे तो बी ऑप्शन 166 में बी ऑप्शन आपके पास होगा 167 which of the following is correct for power हाँ जो कह रहे ए ऑप्शन जो कह रहे बी ऑप्शन जो कह रहे सी ऑप्शन मेजॉरिटी आर रॉन्ग बगैर तो पावर इज अ स्केलर और आप देखिए उस पर वेक्टर का निशान लगाया गया मेजॉरिटी ने गलत किया आसान क्वेश्चन अब या हो मुंह को टिक करे वो दौगर नंबर एम मेरा नन ऑफ दीज छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसमें आप थोड़ा सा गौर करना है ज्यादा मशरूट बनने की जरूरत नहीं है अच्छा 168 100 kilogram man runs upstairs of vertical height 10 meter in 20 seconds his power the power formula सुशोदा mgh divided by t mgh divided by t तो मास भी आपको दिया गया है और हाइट भी आपको दिया गया और टाइम भी आपको दिया गया है तो पुट करें आंसर क्या आ जाएगा 500 वाट हेलो और चलो आओ बस ये 10 मिनट रख अच्छा तो 500 वाट आपके पास जो है ये आंसर आएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 169 to what height can a 400 watt engine lift a 10 kilogram main in 5 seconds P is equal to mgh divided by time
ठीक था। तो आपके पास क्या मांग रहे हैं आपसे? हाइट। तो h इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाय एम जी। पुट कर ले, वी विल गेट ए ऑप्शन 20 मीटर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 170, total energy of a body at 50 meter height is 5000 joule. When body falls 30 meter height, what will be the remaining potential energy of a body? गोरे हाँ, क्या आंसर आएगा? 2000। गुड। देखो गोरे, टूल देखो गोरे, हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 5000 जॉल। और हाइट h आपको गिवन है कितना है? 50 मीटर हाइट। अच्छा, अगर ये 30 मीटर फॉल कर जाए तो 30 मीटर फॉल, 20 मीटर रिमेनिंग हाइट, दैट्स इट ना। अच्छा देखिए, मैं अगर इस 50 को मैं अगर 5 पे डिवाइड करूं तो ये h बाई 5 हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये कितने है? तो h बाई 5 अगर 10 मीटर है, सो दिस विल बी 2h डिवाइड बाई 5 और ये क्या होगा? 3h डिवाइड बाई 5। ठीक था, ये आपके पास 3h बाई 5 है और ये आपके पास कितने हैं? 2h डिवाइड बाई 5। अच्छा देखिए, अगर 50 को मैंने 5 पे डिवाइड किया तो 5000 को आप 5 पे डिवाइड करें, ठीक था, 5000 जॉल। लेकिन यस, तो आपके पास आ जाएगा 1000 जॉल। ठीक था, ये 1000 जॉल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ये h बाई 5 अगर आप 5 पे डिवाइड करें, लेकिन ये तो 2h बाई 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 2000 रिमेनिंग होगा। ये आपके पास रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक था, और काइनेटिक एनर्जी गेन या पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, वो आपके पास कितना होगा? 3000 जॉल। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? रिमेनिंग। सो रिमेनिंग इज 2000 जॉल। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो अलग व्हाट लिख रहे हैं। टोटल हाइट कितने है? 50 मीटर हाइट। और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर ये 30 मीटर फॉल हो जाए, तो अगर 30 मीटर फॉल हो जाए तो 20 मीटर इज रिमेनिंग। ठीक था, जबरदस्त हुक्म। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये आपके पास कितना हाइट फॉल हो गया, तो उसके मुताबिक से रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो मैंने क्या किया, मैं 50 को अगर 5 पे डिवाइड करूं तो 10 मीटर आ जाएगा। अब ये 20 और 30 इस 10 का मल्टीपल है, तो 20 10 का कितना मल्टीपल है? 2। तो अगर मैंने h बाई 5 कर लिया, h बाई 5, तो मैं टोटल एनर्जी को 5 पे डिवाइड कर लूंगा। ठीक था, तो मेरे पास आ गया 1000 जॉल। और देखिए, ये 20 मीटर 2h डिवाइड बाई 5 है, तो h बाई 5 पे अगर एनर्जी 1000 जॉल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई h बाई 5 पे 2000 जॉल होगा। तो आपके पास रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है, दिस इज 2000 जॉल। अच्छा, 171, the ratio of kinetic energy of two identical bodies. Identical bodies means the masses are same. Are 3:4. What will be the ratio of their linear momentum? अच्छा, आपके पास है 171 रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू। देखिए, P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। ये कहां से आ गया? फॉर्मूला अगर आपको याद हो, 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। ठीक है, मासेस आपके पास क्या है? आइडेंटिकल, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो काइनेटिक एनर्जी 1 आपके पास क्या है? 3 है, तो अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन। 172 constants for x act on a body has, आपको पता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर फोर्स कांस्टेंट और नॉन जीरो है तो एक्सेलरेशन भी आपके पास कांस्टेंट एंड नॉन जीरो होगा। तो आपके पास 172 में डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट नॉट जीरो। सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ। 173, 10 Newton force act on a body of mass 1 kg produces 8 meter per second square acceleration and displaces a body for 10 meter
व्हाट विल द फ्रैक्शनल फोर्स एक्ट? तो क्या होगा? 2 न्यूटन। किस तरह आपको पता चलेगा? गोरे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है और मास कितने है? तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन आपको बताया गया है एक्सेलरेशन कितना है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और मास कितना है? 1 kg। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू ma। ये आपके पास 8 न्यूटन आता है, लेकिन हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? फोर्स में कितना लगा रहा हूं? 10। और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? ये मास 1 kg और एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हुआ? तो ये देखिए, इसका प्रोडक्ट 8 आ रहा है, लेकिन फोर्स तो मैं 10 न्यूटन का लगा रहा हूं, तो इसका मतलब है 2 न्यूटन आपके पास क्या होगा? फ्रैक्शनल फोर्स होगा। तो 173 में आपके पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं? तो होना तो चाहिए कितने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए ना। अगर 1 किलोग्राम में इतने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, अगर मैं फोर्स 10 न्यूटन लगा रहा था, तो फिर तो आपके पास जो है फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है? 0। लेकिन अगर आप देखें तो जितने एक्सेलरेशन आपको दिया गया है और मास ऑफ अ बॉडी गिवन है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो जो फोर्स आ रहा है वो अप्लाइड फोर्स से 2 न्यूटन कम है। तो अगर 2 न्यूटन कम है तो फ्रैक्शन फोर्स होगा, इसलिए आपके पास कम आ रहा है। तो 2 न्यूटन आपके पास है, दिस इज आ फ्रैक्शनल फोर्स। 174 डैश फोर्स इज कंजर्वेटिव। ए ऑप्शन KV है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट ड्रैग फोर्स है और ड्रैग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। KX ये इलास्टिक फोर्स है और इलास्टिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। ये सी ऑप्शन म्यू नॉट एन है, ये जालिम यू लिख लेते, ये म्यू नॉट एन है। ठीक है। तो म्यू नॉट एन नॉर्मल फोर्स यू के साथ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शनल फोर्स है एंड फ्रैक्शनल फोर्स इज आल्सो नॉन कंजर्वेटिव। तो आपके पास बी ऑप्शन KX इज कंजर्वेटिव। अच्छा, 174 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी। 175 न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट डैश एंड डैश एक्सेलरेशन एंड फोर्स। बुरे याद से आते हैं, न्यूटन ने कहा था कि इफ देयर इज नेट फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो आप मुझे बता सकते हैं फोर्स का काज क्या है? सॉरी, एक्सेलरेशन का काज क्या है? फोर्स। क्या मास एक्सेलरेशन का काज होता है? मास छोटा हो या बड़ा, अगर उस पर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ में बेसिकली एक्सेलरेशन को फोर्स के साथ रिलेट किया गया। ठीक है। तो एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन। 176 इफ स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ ऑफ मूविंग कार इज कांस्टेंट, मतलब ये आपके पास है, ये आपके पास कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी आपके पास क्या होगा? जरूरत लिखा स्लोप which is equal to tangent theta, this is equal to s by t and this is equal to v is equal to constant। और आपको ये बताया गया है कि the slope of st ग्राफ is constant, तो फिर इसका vt ग्राफ क्या होगा? क्या होगा vt ग्राफ? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये वाला। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है 176 में सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।